आदाब अर्ज़ है। सुना है मरीख के ऊपर एक बैंक में इमरान खान के जाली अकाउंट्स मिल गए। कहने में क्या भाई, कहना ही तो है। अगर डॉन ये कह सकता है कि पीटीआई ऑपरेटिंग 18 अनडिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट्स, और उस खबर के ऊपर मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लंबी चौड़ी और ये बताते हैं कि पीटीआई के जाली अकाउंट्स मिल गए हैं और पीटीआई जो है पैसे घुमा रहा है और अब कोई नहीं बचा सकता पीटीआई को, वो हो सकता है। फिर वहाँ से फिर और बात बंद। बाकी सुनिए मुर्तज़ा वहाब ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। इम्पोर्टेंट इदारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक रिपोर्ट सबमिट करते हुए ये गुजारिश कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान भर में कुल 26 बैंक अकाउंट हैं, 26। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट, अपनी जो बैलेंस शीट, अपनी जो दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन को जमा कराए, उसके तहत उन्होंने सिर्फ अपने 8 अकाउंट्स डिक्लेयर किए थे। सवाल ये उठता है कि टोटल 26 अकाउंट्स स्टेट बैंक के हिसाब से पाकिस्तान में इनके हैं, लेकिन डिक्लेयर सिर्फ ये 8 करते हैं। तो आज स्टेट बैंक ने भी इस बात का इंकशाफ और इस बात की तायीद कर दी कि 18 बैंक अकाउंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं जिनको कभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। सिर्फ मुर्तज़ा ने नहीं, ट्वीट भी चलती, ट्विटर चलता रहा। फ़रतुल्लाह बाबर साइड पे चला दीजिए, फ़रतुल्लाह बाबर साहब की ट्वीट्स हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब की ट्वीट्स हैं, एहसन इकबाल साहब की ट्वीट्स हैं। इसी मामले के पीटीआई के 18-26 पता नहीं कितने अकाउंट्स ये एक डॉन की खबर के ऊपर चलते रहे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर ये खबर सच हो तो इस पर बहस करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन स्टेट बैंक ने तरदीद कर दी कि भाई ऐसा हमने कोई ना रिपोर्ट दी है, ना कुछ हमने कहा है और हमारे पास ऐसे कोई अकाउंट्स की डिटेल नहीं है। जितने अकाउंट्स का रिकॉर्ड हमारे पास है उतने अकाउंट्स पीटीआई ने डिक्लेयर कर रखे हैं। लेकिन बहरहाल ये ट्वीट्स चलती रहीं, बयान चलते रहे सारा दिन, और उसके बाद सारे शाम से हमने देखा कि टीवी शोज़ भी उस पर होते रहे, एंकर्स भी जोर लगाते रहे और इसे बहस होती रही। हालांकि स्टेट बैंक ने इसकी तरदीद की। अब क्या स्टेट बैंक ने सही तरदीद की, गलत तरदीद की, मैं नहीं जानता। क्या पीटीआई के ऐसे कोई अकाउंट्स हैं या नहीं, मैं नहीं जानता। हकीकत क्या है मुझे नहीं पता। मैं कोई बहुत बड़ा जर्नलिस्ट नहीं हूँ जो मेरे पास अंदर की खबरें हों, इन्फॉर्मेशन आती हो, ना मेरे पास चिड़ियाँ हैं, ना मुर्गियाँ हैं, ना मुर्गाबियाँ हैं। लेकिन जो बात सामने की है वो ये कि स्टेट बैंक ने कह दिया फिल वक्त कि ऐसी इन्फॉर्मेशन हमने नहीं दी और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सहाफ़त और सियासत दोनों की शराफत का तकाजा ये है कि अगर स्टेट बैंक जिसके कंधे पे रख के बयान दिए जा रहे हैं, अगर वो कहता है कि भाई मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, तो फिर उसको ना फैलाया जाए। अगर किसी के पास हतमी सबूत हैं इन अकाउंट्स की, हतमी सबूत से मुराद ये कि भाई कोई डिटेल हो ऐसे बैंक अकाउंट की कि यार ये बैंक अकाउंट है, ये बैंक है, इसका अकाउंट नंबर ये है, उसके सिग्नेटरी की खबर ये चल रही थी कि इमरान इस्माइल साहब और इमरान खान साहब इसके सिग्नेटरी हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो आवाम के सामने पेश कीजिए, लेकिन पेश कोई भी नहीं करता, क्योंकि सियासतदानों को एक आदत सी हो गई है हवा में बयानात मारने की। अब बयानात की नौइयत क्या होती है, ओ उसके अकाउंट है, ओ उसकी ये प्रॉपर्टी, ओ उसका ये, ओ हम गिरा देंगे, हम कर देंगे, ओ चोर है वो। लेकिन आज तक अगर आप देखें पाकिस्तान की पिछली 50-60 साल की तारीख़ और सियासत में ना कभी कोई पकड़ा गया, ना कभी किसी पे इल्ज़ामात साबित हुए, ना मतलब सरे पैलेस भी बाद में जायज़ हो गया, वो हीरों के हार भी जायज़ हो गए, वो मोतियों की लड़ियाँ भी जायज़ हो गई, वो फ्रांस के किले भी जायज़ हो गए, मियाँ साहब के ऊपर भी जो केसेस थे ख़त्म हो। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नवाज़ शरीफ साहब एक्चुअली किसी न किसी केस में, किसी न किसी इल्ज़ाम में मुजरिम साबित हुए और अब उनको सज़ा हो गई। आने वाले वक्त बताएगा कि क्या शहबाज शरीफ साहब के साथ भी ऐसा होना है, क्या ज़रदारी साहब के साथ भी ऐसा होना है। लेकिन जो हुआ नहीं, मेरी आदत उस पर क़यास की नहीं है, मेरी आदत उस पर बहस की भी नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि मुझे पता होने वाला है, भाई वो तो रब जाने, अदलिया जाने, इन्वेस्टिगेटर जाने, मैं दिलों के हाल तो जानता नहीं। लेकिन मज़े की बात है कि सियासतदान ना सिर्फ दिलों के हाल जानते हैं बल्कि गैब का इल्म भी रखते हैं। उनको पता है कि बैंक अकाउंट है और उसके ऊपर धनाधन इल्ज़ामात लगाए। अब ये क्यों किया जाता है? वो यूँ किया जाता है कि इनके पास कहने करने को और कुछ भी नहीं है। इन्होंने इस बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की कि वो जो इंक्रोचमेंट्स कराची में गिराई जा रही हैं उसके ऊपर गैर जिम्मेदार तरीके से काम करने की वजह से एक बच्चा अपनी जान से गया। वो क्यों गया
वो बच्चा वहाँ क्यों था, वो लोहा निकालने के लिए गया, आधी गिराई हुई दीवार थी, वो गिर गई, बच्चे की वफ़ात हो गई, उस पर कोई सियासतदान बैन नहीं कर रहा, उसके ऊपर किसी को गम और अफसोस नहीं है। वो लोग जो ये काम कर रहे थे, शुक्र खुदा का कि इंक्रोचमेंट्स हट रही हैं अदलिया के हुक्म पे, लेकिन अदलिया ने ये नहीं कहा कि गैर जिम्मेदारी से काम किया जाए। अदलिया ने यह कहा है कि जिम्मेदारी से काम करो। तो जिम्मेदारी से काम जो नहीं कर रहे वो यही सियासतदान है। तो इनके पास वक्त गुजारने का तरीका क्या है, बारी बारी एक दूसरे को चोर कहते हैं, और तू चोर तो तू चोर, तू बेईमान, तो हम ईमानदार हैं, हम देखें। हद तो मुशाहिद साहब ने भी ये भी भाई कहना ही है ना, उन्होंने ये भी फरमाया कि नवाज शरीफ साहब मुल्क को सिरात मुस्तकीम पे चला रहे थे, लेकिन उस पर भी मैं 2-3 मिनट के बाद आता हूँ। फ़िलहाल बात यह है कि ये जाली ख़बरों का धंधा, झूठे इल्ज़ामात का धंधा, गलत बयानी का धंधा, ये तमाम सियासतदान कब ख़त्म करेंगे? माने या ना माने, कम से कम मुझ जैसे कुछ लोगों को अब नफ़रत होने लगी है लफ्ज़ सियासत से। माजी की सियासत फिर भी बर्दाश्त होती थी, वो यूं कि मीडिया पे इतना एक्सपोजर नहीं था। हालांकि पिछले 4-5 साल में मीडिया एक्सपोजर इन सियासतदानों का बहुत रहा और उनकी पोलें खुलती रहीं, लेकिन अब बस हो गई है। अब कौम सिर्फ ये जानना चाहती है कि यारा तुमने काम क्या किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है, और सिंध का जो आलम है, अल्लाह की पनाह, तौबा, कान हाथ लगाए पे अल्लाह माफ़ करे। और कराची हैदराबाद का हाल देखें तो अस्तग़फिरुल्लाह, आपको मतलब जो लोग वहाँ के रहने वाले नहीं हैं उनको अंदाज़ा ही नहीं कि एक यानी कराची जो है दुनिया के बड़े तरीन शहरों में 10वां या 11वां दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। 2.5-3 करोड़ लोग वहाँ रहते हैं। उस शहर का जो आलम इन हुकूमतों ने कर दिया, अल्लाह या इलाही रहम कर उस शहर के रहने वालों पर और इन हुक्मरानों को अकल दे। लेकिन इनके पास कहने को सिर्फ ये है एक झूठे मफरूज़े पे कि PTI के अकाउंट निकल आया और इमरान खान नहीं बचेगा। ओ यार, नहीं बचेगा हमको नहीं पता। आपके ज़िम्मे पे सिंध है, आपसे भी बताइए कि सिंध में आपने क्या काम किया है। आप ये बताइए सिंध, अब वो बिलावल ने भी अपने वज़ीरों को बुला लिया कि आके बताएं क्या काम किया है। चलो शुक्र है, कॉपी कैट ही सही, इमरान खान की देखा देखी ये काम तो किया कि बुला के पहली बार, मैं समझता हूँ सिंध की तारीख़ में, ये जितनी तारीख़ मुझे सिंध की याद है, पहली बार ये हुआ होगा कि आप वज़ीरों से पूछेंगे कि भाईजान, नहीं मैं गलती कर रहा हूँ, वज़ीरों से हिसाब तो लेते रहें, माल जो बनाया होता है उसका हिसाब किताब तो होता ही रहता है। सॉरी, यहाँ मैं गलती कर गया, जो माल बनाते हैं उसका हिसाब किताब तो माजी में होता रहा है, कितना बार बाहर निकाल दिया, कितने पैसे बन गए, कितने किकबैक हो गए, वो तो हिसाब। पहली बार शायद बिलावल जो है, न्यू ब्लड पहली बार बिलावल जो है वो उम्मीद है कि वज़ीरों की एक्चुअल परफॉर्मेंस पे ऑडिट लेंगे। तो बहरहाल, तो मेरी गुजारिश है कि जाली ख़बरों को इस तरह ख़बर बना के उसके ऊपर कौम को परेशान ना करें। कौम पहले ही मुतनफ़िर है। क्यों मुतनफ़िर है? कल भी मैंने इस बात की बता की थी शो में, थोड़ी देर में मैं उससे बात करूँगा कि क्यों मुझ जैसे कुछ पाकिस्तानी अब सियासत से नफ़रत करने लगे। लेकिन उससे पहले साहब, मुशाहिदुल्लाह साहब ने एक बयान दिया आज, वो ज़रा सुनिए क्या फरमाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये कोट लखपत जेल में हैं और मुल्क की सियासत को सिरात मुस्तकीम पे चलाने की वजह से वो जेल में हैं। अगर ये इलेक्शन 25 जुलाई का यानी कि शफाफ मुनसफाना होता तो आज पाकिस्तान और बहुत ज़्यादा आगे जा चुका होता। सिरात मुस्तकीम वो सीधी राह है जो नेकी की, बरकत की, नेमतों की, रहमत की राह होती है। मुशाहिदुल्लाह साहब, गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब उस राह पे नहीं चल रहे थे, सीधे रास्ते पे वो चल रहे थे, लेकिन वो सीधा रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ माल बनाने का था। वो सीधा रास्ता सिर्फ जिस पर नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें चल रही थी बार बार, वो सिर्फ़ और सिर्फ कौम को गरीब मफलूज करने की थी। अगर आप इस बात को सिरात मुस्तकीम कहते हैं कि अवाम के डॉलर बंद कर दो, ले लो और अपने डॉलर मुल्क से बाहर निकाल दो, तो भाई मुझे नहीं पता आप कैसे इस बात को कहते हैं। अगर आप सिरात मुस्तकीम इसको कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कड़ा एहतसाब कीजिए, एहतसाब ब्यूरो के नाम से, और ख़ुद माल लूटी जाएगी। मतलब अब जो बातें खुल के सामने आ रही हैं,
हंसी भी आती है, रोना भी आता है, गम भी होता है और परेशानी भी होती है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने खुल के एहतसाब किया 90s के अंदर, और वो जब एहतसाब कर रहे थे पीपल्स पार्टी का या उस ज़माने की ब्यूरोक्रेसी का, उस ज़माने की करप्शन को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, तो अब बात सामने आई कि उनके बच्चे तो अरबेपति हो चुके थे और अरबों रुपया यहाँ से बाहर निकाल रहे थे 2 नंबरी करके। खुदा का वास्ता है मुशाहिदुल्लाह साहब, इससे तो बेहतर है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया करें, ना दें स्टेटमेंट्स, नहीं अच्छा लगता। खुदा का वास्ता है, कौम अब बाशऊर हो गई है, हर चीज़ का रिकॉर्ड है, इंटरनेट है, हर चीज़ सामने है। अब इस किस्म के बयानात नहीं बिकते, नहीं जमते। अगर आप सिरात मुस्तकीम इसको कहते हैं कि कौम की औलादों को, बच्चों को भूखा करके, दर बदर करके, गरीब करके अपने बच्चों को अरबपति बना दें, तो भाई ये सिरात मुस्तकीम तो हमने ना सुनी थी। आप जिस चीज़ को सिरात मुस्तकीम कह रहे हैं मुशाहिदुल्लाह साहब, आम फहम में उसको चोरी, जुल्म, गज़ब कहा जाता है, और भी कड़े अल्फाज हैं जो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आप बहरहाल पहले चलिए एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। मुशाहिदुल्लाह फरमाते हैं कि नवाज शरीफ को इस बात की सज़ा मिल रही है कि वो मुल्क को सिरात मुस्तकीम पर चला रहे थे। अब उनके सिरात मुस्तकीम की मिसालें ये हैं कि 3 जनवरी 2019 को उन्होंने सेनेट की कमेटी के अंदर बैठ के ये कहा कि PIA के जो लोग जिनको जाली डिग्रीज़ के मामलात में निकाल दिया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई। फरमाते हैं ये 3 जनवरी की खबरें, अगर मुमकिन हो तो स्क्रीन पर चला दीजिए। PIA के मामले में कमेटी चेयरपर्सन मुशाहिदुल्लाह खान said the issue of fake degrees is serious and rather than depriving people of their jobs, their salary should be reduced। ये वो कप्तान हैं, पायलट हैं PIA के, जो कि जाली डिग्रियों के ऊपर नौकरियां हैं और वो जहाज़ उड़ा रहे हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब कहते हैं कि इनको मत निकालो भाई, इनकी तनख्वाहें थोड़ी कम कर दो यार। मुशाहिदुल्लाह साहब, आपको शायद अंदाज़ा ना हो, लेकिन ये हवाई जहाज़ उड़ा रहे हैं। हवाई जहाज़ माना कि डिग्री होती है, चाहे असली हो या नकली, ये भी माजी के एक सियासतदान का बड़ा मशहूर जुमला है। बात ये मुशाहिद साहब, ये वो फिर एक काम करना, आपने अगर कभी इलाज कराना हो तो जाली डिग्री वाले डॉक्टर से क्यों नहीं कराते? ये भागे भागे लंदन क्यों जाते हैं आपके लीडरान? सिरात मुस्तकीम का मामला है ना भैया। अगर ये पायलट जाली डिग्री के आप समझते हैं कि इनके साथ ज्यादती हुए, पर तनख्वाह कम कर दो क्योंकि उन्हें जाली डिग्री दी थी। पायलट है ये। अगर कोई पर्सर हो, कोई स्टूवर्ड हो, कोई चेक इन काउंटर वाला बंदा हो, कोई टिकट बेचने वाला हो, मैं फिर भी कहूँगा चाहिए चलो जाली डिग्री से इतनी बड़ी बात नहीं, उसने बेईमानी की है, उसको पिनलाइज कर दो। पायलट कैसे जाली डिग्री वाला रख सकते हैं यार आप? एक तो उसकी नीयत, उसके बाद माशाल्लाह अल्लाह रहम करे भाई उसकी कैपेबिलिटी। मुशाहिद साहब ने आज फिर ये फरमाया है कि PIA इंतज़ामिया ने चीफ जस्टिस के अहकामात की गलत तशरीह करके मुलाजमीन का रोज़गार छीना है। जाली डिग्रियों की बुनियाद पर मुलाजमीन फारिग करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। PIA इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी होनी चाहिए। PIA जिसका आलम यह है कि कोई जहाज़ टाइम पे नहीं चलता, जहाज़ टूट फूट गए हैं, बुरा हाल है, बेड़ा गर्क एयरलाइन का हो चुका है, नाम में अलग बदनामी है। और मुशाहिद साहब कहते हैं कि जहाँ जो लोग बेईमानी करके वहाँ नौकरी कर रहे हैं उनको उनकी रोज़गार ना छीनी जाए। सही बात है मुशाहिद साहब, उनकी रोज़गार छीनी जाए जो बेचारे मेहनत करके, हक हलाल की नौकरियां करके, धक्के खा के, डिग्रियां हासिल करके नौकरियां हासिल करने जाते हैं, उनके लिए नहीं है। ना 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 ना, क्योंकि आपके यहाँ सिरात मुस्तकीम, अल्लाह माफ़ करे, मतलब शायद यही समझा जाता है बेईमानी, 2 नंबरी, चोरी चकारी, झूठ, फ्रॉड। ये जिसको आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को इस बात की सज़ा मिल रही है कि वो सिरात मुस्तकीम पर मुल्क को चला रहे थे, ये मुल्क को चला रहे थे आप, और आप आज भी इनकरेज कर रहे हैं, आप पेट्रोनाइज कर रहे हैं 2 नंबरी को। मुशाहिद साहब रहम फरमाइए। खैर छोड़े साहब, कब तक नेगेटिव बातें करेंगे, अच्छी खबरें भी हैं, उस पर आते हैं। असद आया है कि अगर IMF का पैकेज ना भी मिला तो मुतबादल इंतज़ाम कर लिया है। हम देखेंगे कि IMF के पास जाने की ज़रूरत है। ये गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया है कि हम देखेंगे, अगर हमारी ज़रूरत हुई, अगर सही डील मिली तो जाएंगे। साहब मान गए। वेरी वेल प्लेड असद साहब, वेरी वेल प्लेड इमरान खान, वेरी वेल प्लेड PTI। मैं भी और बहुत से लोग स्केप्टिकल थे इब्तिदा में, जब आप चीन जा रहे थे,
यूएई जा रहे थे, सऊदी अरब जा रहे थे, मलेशिया जा रहे थे और जगह जगह से पैसे मांगते आ रहे थे। हर कोई मजाक उड़ा रहा था, हंस रहा था और ये कह रहा था कि भाई ये क्या कर रहे हो। लेकिन अब बात समझ में आई, आपने बहुत आला खेला, क्योंकि हमेशा हम IMF पर डिपेंडेंट होते थे। अब इस बार हमारी निगोशिएटिंग टर्म्स बिल्कुल मुख्तलिफ। बल्कि चलिए मैं क्या बात करूं, इसके ऊपर जो एक्सपर्ट हैं इस बात के, उनसे कहते हैं मुज़म्मिल इस्लाम साहब से बात करते हैं। क्या वो लाइन पे आ गए हमारे साथ? मुज़म्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, वो जो आपने उस दिन बातें की थी, बहुत भली बातें की थी, आज असद उमर साहब ने जो फर्दर उसकी बात की है, उस पर क्या रोशनी डालिएगा आप? देखिए, उन्होंने जो फर्दर बात ये की है, उन्होंने कहा कि अब हम IMF के बगैर भी जो है आगे चल सकते हैं और हमारे पास रिसोर्सेस है और हम IMF अगर हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में आ जाएगा तो ठीक है, वरना हमें IMF की कोई खास जरूरत नहीं है। तो पहली बात ये जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये लगी कि हमने कुछ इंडिपेंडेंस दिखाना शुरू कर दी है। वरना हमारा ये होता था कि जब भी हम क्राइसिस में आते थे तो हमारा सांस फूलने लग जाता था और हमें कुछ समझ नहीं आता था और हम कहते थे कि बस IMF है, IMF है, IMF है। आपको बड़ी मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 2008 में जब हम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में IMF में गए थे ना, तो उस वक्त हमारे साथ लाइन में 2 ममालिक और थे, एक था ग्रीस और एक था यूक्रेन। सही। अगर हम एज अ मुल्क निकम्मे है ना, तो चले इन 2 मुल्कों में से तो एक IMF में जाके सुधर जा सकता था ना। सही। आपको मजे की बात बताओ, ये तीनों मुल्क अभी तक IMF के शिकंजे के अंदर हैं। हर दूसरे तीसरे साल ये IMF का प्रोग्राम रिव्यू कर रहे हैं और बड़े सख्त हालात में है, बहुत सख्त हालात में है। ग्रीस तो बहुत सख्त हालात में। जी जी। तो इसका मतलब ये है कि IMF के पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, मतलब वो जो वेरी गुड नुस्खा कहते हैं वो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो उनके पास नुस्खा नहीं है। हमारे जैसे मुल्क का क्या, यूरोपियन मुल्क का भी उनका एक अपना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, वो बस चलाते रहते हैं। तो हमें IMF के बियॉन्ड देखना होगा अगर हमें इन मसलों से निकलना है, और वो सिर्फ और सिर्फ हम खुद पाकिस्तानी और पाकिस्तान के पॉलिसी साज निकाल सकते हैं इसको मसले से बात। उसके लिए क्या चाहिए? सेल्फलेस होना जरूरी है, चाहे वो हुकूमत के नुमाइंदे हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे अवाम हो। मसला ये होता है कि जरा किसी की दुम पे पैर रखा जाता है तो वो इतनी चीखों पुकार हो जाती है कि वो वजीर साहब हिल जाते हैं, कहते हैं 5 साल गुजारने यार, जरा सा हल्का कर दो, ये बात में करेंगे। देखिए, अच्छा, एक और खबर थी आज के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो FATF, उसने भी कहा है कि लगता है कि भाई वो हालात बेहतर ही हैं, और वो उन्होंने शायद हिंट है हल्की सी कि आने वाले वक्तों में हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे, दोबारा ब्लैक लिस्ट पे आ जाएंगे। नहीं, पर जो इसमें मेरे लिए खबर है, और मैं ये समझता हूँ कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पिछले साल जब हमें ग्रे में डाला था तो बात ये हो रही थी कि अगले इजलास में हम इनको फैसला करेंगे कि ब्लैक में डालना कि नहीं डालना। सही। अब जो इजलास सिडनी में हुआ है उसके बाद जो बातें आ रही हैं वो ये आ रही है कि अगले इजलास में ये फैसला करेंगे कि इनको ग्रे से वापस व्हाइट में लाने के नहीं लाना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हम पहले तो ये बात हो रही थी कि ब्लैक में ना चढ़ जाए कहीं और फिर और हालात हमारे लिए मुश्किल ना हो जाए। एक्सीलेंट। अब वो ये कि ग्रे में भी रखना है कि नहीं, ग्रे से भी निकाल के वापस क्लीन चिट दे दें। अच्छा, तो ये मुझे मैं एक और पहलू पे आपसे थोड़ा सा सियासी पहलू पे भी सियासी मुआशी पहलू पे मानना चाहूँगा। माजी में असद उमर साहब ने बहुत सी स्टेटमेंट्स दी और बहुत लोग नाला थे, मैं भी नाला था कि यार स्टेटमेंट्स क्यों देते हो। आपको एज ए सिटीजन ये लग रहा है कि असद उमर साहब जिस तरह अब टैकल कर रहे हैं इन मामलात को, उसमें मैच्योरिटी आ गई है, और साथ में ये जो आज जो एक इनफॉर्मल स्टेटमेंट है उससे आप क्या समझते हैं मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, अच्छी चीज ये है कि अब उनको जो है ना ये मजबूरी में स्टेटमेंट इसलिए देना पड़ा कि अगले हफ्ते उन्होंने एक मिनी बजट देना है। सही है। और वो मिनी बजट के लिए एक होता है कि मेंटली प्रिपेयर कर लो अभी से लोगों को, ताकि जो बम गिरेगा मिनी बजट वाले दिन उससे पहले लोगों को मेंटली प्रिपेयर होंगे तो इतना गमो गुस्सा बाहर नहीं निकलेगा। तो आप ये देखें आज की जो उन्होंने इनफॉर्मल टॉक्स किए उसमें उन्होंने हिंट दे दी कि वो मिनी बजट में होने क्या वाला। उन्होंने कह दिया गरीब आदमी के लिए बिजली और गैस नहीं बढ़ेगी। सही। इसका मतलब है बिजली और गैस बढ़ेगी, लेकिन कुछ के लिए बढ़ेगी, कुछ के लिए रोक दी जाएगी। ठीक है ना, उन्होंने एक इशारा दे दिया। उन्होंने कह दिया नॉन असेंशियल्स और लग्जरी पे ड्यूटी बढ़ेगी, कस्टम ड्यूटी बढ़ाऊंगा, यानी कि वो गाड़ियों की कीमतें हो जाएंगी, या और लग्जरी जो खाने पीने का सामान है, या लग्जरी गुड्स हैं, या लग्जरी गारमेंट्स हैं, या जूता आता है या घड़ी आती है,
उस पे उन्होंने कह दिया है कि जी मैं बढ़ाऊंगा। तो वो बेसिकली वो एक होती है, स्ट्रैटेजी होती है कि बजाय उस दिन एक सरप्राइज दे दें और एक्सपेक्टेशन बिल्ड ना हुई हो तो लोग फिर निकल आते हैं बगैर सोचे समझे ना। अब 6-7 दिन सियासी भी नुमाइंदे बाहर निकलेंगे, फैला देंगे इसको, जैसे आप और मैं अब बात करने लग गए हैं उस बारे में, तो लोग बाय दैट टाइम मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। बाकी असद उमर साहब ने बहुत अच्छा खेल रहे हैं अब तो माशाल्लाह, वरना तो पहले वो एक्साइटमेंट में होता ये था कि वो जहाज में बैठने से पहले कहते थे गोइंग टू टर्की, गोइंग टू यूएई, गोइंग टू ये, माशाल्लाह वेरी गुड रिस्पॉन्स। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ठहराव आ गया थोड़ा सा। हाँ, अब वो ऑब्वियसली अगर मैं और आप भी, मैं अगर आप तो खैर माशाल्लाह से पेट के पक्के हैं, मेरे जैसे आदमी को भी अगर पहली दफा कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं भी जो हूँ ना बड़ा उछल के इन चीजों को बोलूंगा। अच्छा, एक और बात जो हुई, अच्छा मुझे वक्फे पे जाना है, अगर आप बुरा ना माने मुजम्मिल तो मैं आपको चंद मिनट के लिए होल्ड करा लूँ, क्योंकि मैंने अब जो आपसे बात करनी है कि ये कहा कि पीटीआई की हुकूमत में आते ही पता नहीं 2,500 अरब रुपए के कितने वो कर्जे बढ़ा दिया और ये कर दिया। उसमें एक बात आज सुबह से चल रही है कि भाई वो एक्सचेंज रेट का भी इम्पैक्ट उसके ऊपर है। मैं चाहूँगा उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा लिए लेते हैं। तो मुजम्मिल साहब, मैं आपसे कहना चाहता कि ये जो एक बात चल रही है कि जी 2,500 अरब पता नहीं कितने अरब रुपए का कर्जा जो है पीटीआई ने आते चढ़ा दिया, इसकी क्या हकीकत है, क्या मामला है? देखें, हुआ ये, जो आम आदमी को भी समझा सके हम, वो इस तरह था कि पाकिस्तान का जून 2018 में मजमूई कर्जा था 24,000 अरब रुपए। सही। नवंबर यानी कि ठीक उसके 5 महीने बाद का स्टेट बैंक ने कर्जे के अशारिये जारी किए। सही। और उसमें बताया कि 26,200 अरब रुपए हो गए। सही। तो अगर उसकी जमा और प्लस करें तो 2,200 अरब रुपए का फर्क आ गया 5 माह में। ठीक है, ठीक हो गया। अब उसमें जो है, वैसे तो पहली बात तो ये कि ये हुकूमत का एक्चुअल टेक ओवर तो सितंबर 1 से गिने ना, अब जब प्राइम मिनिस्टर आया था जुलाई का 2 महीने तो उसमें इनके खाते में भी नहीं आते। ठीक है, ठीक है। अब वो 5 महीने में उसको जो तजर्बाकार मीडिया के लोगों ने उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि रोजाना का 15 अरब रुपए ये हुकूमत ने कर्जा लिया है, और फी आदमी जो कर्जा 30 जून को जब 24,000 अरब हमारा कर्जा था जी, वो 1,17,000 पे था, अब वो बढ़ के हो गया है 1,27,000। सही। तो 10,000 पे बढ़ गया है ना। 10% जो है ना कर्जा सिर्फ पाकिस्तान में 5 महीने में बढ़ गया, और पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, मैं भी साथ साथ आपके हिसाब ही करने की कोशिश कर रहा था। डॉलर टर्म्स में हमारा कर्जा हिस्टोरिकली कितना डॉलर है? अच्छा, अब मैं इसी पे आ रहा था ना। हाँ। अब आप आ जाए 26,000 अरब समझे हमारा कर्जा है। सही। ठीक है जी। उसमें एक मकानी कर्जा है और एक बैरूनी कर्जा है। हाँ। मकानी कर्जे से मतलब ये कि जो पाकिस्तानी लोगों से ही हुकूमत पाकिस्तान ने कर्जा लिया है, अपने बैंकों से, मेरे से, आपसे, जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट हम लेते हैं वो भी कर्जा हुकूमत का होता है ना। ठीक है। वो है 17,000 अरब। ओके। अब मकानी आदमी ने कर्जा दिया हुआ और उसी को कहेंगे आप मकरूज भी हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक तो ये इलॉजिकल बात हो गई। नहीं, ये दोबारा दोहराइए, आप किस चीज को रेफर कर रहे हैं? अच्छा, अब मजमूई कर्जा है 26,000 अरब। सही है। जिसमें मकानी कर्जा है हुकूमत का 26,000 अरब में से 17,000 अरब। मकानी कर्जा क्या होता है? मकानी कर्जा यानी पाकिस्तानियों ने ही हुकूमत पाकिस्तान को कर्जा दिया था, जो कि बेसिकली डिपॉजिट्स हैं, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं, टर्म डिपॉजिट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उनकी बात हो रही है। जी, हमने बैंक को डिपॉजिट दिया, बैंक ने आगे गवर्नमेंट को दे दिया, पीआईबी और ट्रेजरी बिल खरीद लिया। ठीक है। ठीक है ना। हाँ। वो मेरा और आपका ही पैसा है। ठीक है। मेरा ही और आपका पैसा है, तो उसको हम कर्जे में कैसे गिनेंगे? वो कर्जा तो मेरा है और आप पे नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। मैंने उल्टा कर्जा दिया है, उसको मेरा कर्जा कैसे आप गिनवा देंगे? हुकूमत पाकिस्तान का कर्जा है, लेकिन वो भी कर्जा जो है वो एज एन इन्वेस्टमेंट है। जिस दिन हुकूमत पाकिस्तान मुझे वापस कर देगी तो मेरा कर्जा था, मैंने हुकूमत पाकिस्तान को दिया था, मुझे वापस आ रहा है। सही है। ठीक है। अब अगली बात पे आ जाए। हाँ। बैरूनी कर्जा 9,000 अरब है। ओके। रुपए 9,000 अरब रुपए है। जी। ठीक 1 साल पहले वो 6,000 अरब था। ठीक है। उसमें 3,000 अरब का फर्क आ गया। ठीक है। रुपए का इंपॉर्टेंट बात है, 3,000 अरब रुपए का फर्क आ गया। 3,000 अरब रुपए का फर्क आ गया। अब उसमें मजे की बात यह है कि 70 अरब डॉलर हमारा कर्जा था बैरूनी, 70-72 अरब डॉलर। 40% रुपए की जब कदर गिरी
तो 40% रुपए की कदर गिरने की वजह से हमारा वो कर्जा तो $72 अरब डॉलर था, रुपयों में जो है वो 6,000 की जगह जो है 9,000 अरब हो गया। ठीक है, आप बात समझे? मैं बिल्कुल समझ गया। तो बात यह है कि नंबर एक तो पाकिस्तान की अवाम पे कोई इतना खतरनाक बोझ नहीं है। अच्छा, अब मैं अगली बात करना चाह रहा हूँ जो हाँ। आपकी आवाम और मेरे आवाम के लिए बड़ा फायदेमंद है। अगर हम इस बैरूनी कर्जे को तकसीम कर दें 20 करोड़ की आबादी में, तो फी बंदा 45,000 रुपये कर्जा बनता है। 45,000 रुपए, ठीक है। रुपए, यानी कि अगर एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में 15 साल तक तो बड़ा होता है ना, 60 साल की अगर उसकी जिंदगी गिनले तो 45 साल काम करता है, यानी कि हुकूमत 1,000 रुपये फी बंदा साल का जो है ना उसके हिसाब से फी बंदे के लिए कर्जा उठा रही है सिर्फ। और अगर मैं दुनिया की एवरेज, आज ही मैं पढ़ रहा था कि यूएसए में स्टूडेंट जी हाँ। जो है ना, एवरेज स्टूडेंट पे लोन है $32,000। $32,000, रुपए नहीं डॉलर। डॉलर। और ये जो 45,000 रुपए की अगर मैं डॉलर में कन्वर्जन करूं तो $350 बनता है। बिल्कुल ठीक है, यानी आज के रेट से। आज के रेट से तो यानी एक आदमी जो पाकिस्तानी नेशनल है उस पर सिर्फ $350 का मकबूल है पूरी दुनिया का। वो तो यार जो मुजम्मल, तो ये तो सारी पॉजिटिव बातें लग रही हैं। तो जो हम एक अरसे से इस हुकूमत से तनकीद करते रहे, सवाल करते रहे कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, अब जो वक्त थोड़ा सा मुख्तसर 1-2 मिनट रह गए मेरे पास, वो जो अब मिनी बजट आने की बात हो रही है, फाइनेंस बिल आने की बात हो रही है, उसमें आप समझते हैं कि उससे हमें घबराएं या आपको लगता है कि अब डायरेक्शन सही है हमारी? मतलब उसमें घबराने की बात ये है कि अब अय्याशी जो है ना, वो कह रहे हैं कि इस मुल्क में जो है ना होगी तो वो सस्ती नहीं होगी, वो महंगी होगी। ठीक है, ठीक है ना, आपने अय्याशी करनी है करें, लेकिन अब उसकी कीमत अदा करें। ये नहीं कि और मिडिल क्लास थोड़ी सी मार खाएगी। मिडिल क्लास इस तरीके से मार खा रही है, सिर्फ मिडिल क्लास को शायद महंगाई से ज्यादा रोजगार मार रहा है। रोजगार के मौके कम होते जा रहे हैं और तनख्वाहें जो है क्योंकि वो बढ़ नहीं रही, तो वो जो है ना मिडिल क्लास महंगाई से ज्यादा जो है ना रोजगार की अपॉर्चुनिटी से इस साल परेशान। ओके, लास्ट वेरी क्विक क्वेश्चन। आप पहले भी आपने कहा 2019 मुश्किल है, 2020 आसान है इंशाल्लाह? देखिए, अगर हम इस क्राइसिस को और अच्छे तरीके से इसको जो है गुजार लेंगे ना, तो 2020 में फिस्कल स्पेस आ जाएगी। जो फिस्कल स्पेस का मतलब ये कि हुकूमत के पास पैसा खर्च करने के लिए स्पेस आ जाएगी, वो आएगी ना, तो 2020 2019 से बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। मुजम्मल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया से बात करने के। मामलात इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर अगर मामलात अच्छे हो रहे हैं, अच्छे हैं, तो फिर एक आम पाकिस्तानी को अपने सियासतदानों से, लीडरों से नफरत क्यों है? क्यों है पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन? क्यों कोशिश करते हैं लोग कि पाकिस्तान से बाहर निकल जाएं? क्यों पढ़ा लिखा स्मार्ट बच्चा कोशिश करता है कि निकल जाऊं? क्यों उसकी ज़िंदगी में एक फोकस होता है? गरीब आदमी कहता है मैं दुबई जाकर नौकरी कर लूं, अमीर आदमी कहता है बच्चे को बरतानिया या अमेरिका में पढ़ा दूं, या जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया निकल जाऊं। क्यों कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इनकी जो नेशनैलिटी, इनकी जो सिटीजनशिप है या इनके वर्क परमिट्स हैं, उसकी लॉटरियाँ ले के हमारे बच्चे मेहनत कर करके वहाँ जाने की कोशिश करते हैं? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मेरा ज़िंदगी का तज्जिया ये है कि जब आप पाकिस्तान से निकलते हैं, एक मिडिल क्लास का बच्चा है, एक अपर क्लास का बच्चा है, एक गरीब आदमी है, उसको निकलते ही साथ कुछ चीज़ों से निजात मिल जाती है और कुछ चीज़ें उसको फ़ौरन मिल जाती हैं। एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी को किसी और मुल्क में, यानी जिन ममालिक में जाते हैं, यूएई है, अरेबिया है, अमेरिका, कनाडा वगैरह, जो मैं जिन मुल्कों के जिक्र, वहाँ जाती साथ एक ज़िंदगी में तब्दीली आती है। वो तब्दीली क्या आती है वो मैं आपको, चलिए एक वीडियो दिखाते हैं, ये ज़रा देखिए। एक खातून ने हमें वीडियो भेजा है पब्लिक वॉइस के अंदर, ये ज़रा देखिए, फिर इस पर बात करेंगे। NA 247 की कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, क्लिफ्टन ब्लॉक 2 चाइना टाउन वाली गली है। सालों गुजर गए हैं यहाँ पे मुझे ये गटर उबलते देख के। 10 दिन आई थिंक यहाँ पे काम होता है, उसके बाद ये सही हो जाता है और फिर 15 दिन ये गटर मज़ीद दोबारा उबलते रहते हैं। यहाँ पे सड़क तकरीबन टूट चुकी है और लोग अपनी गाड़ियाँ लाते हुए यहाँ हेजिटेट होते हैं, क्योंकि आप जब भी यहाँ से गुजरेंगे ऑफ कोर्स आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे जंग लगने का इशू ऑलरेडी गाड़ियों में बहुत ज़्यादा है। यहाँ की हवा, आपको पता है क्लिफ्टन की ऑलरेडी बहुत नमी है यहाँ पे। ये जगह टूटी हुई है और मुझे नहीं पता कब तक टूटी रहेगी। आरिफ अलवी साहब यहाँ से जीते थे 2013 में भी। ये मसला जब भी था, ये मसला आज भी है और पता नहीं कब हल होगा, मुझे नहीं पता।
एक इलाका है नहीं है, पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह आलम साहब यही है। जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अभी एक किसी माँ को अपने बच्चे इस इन्वायरमेंट में पालने हों तो उसकी अगर समझ शऊर है तो उसकी कोशिश होगी मैं किसी तरह एक बेहतर ज़िंदगी अपने बच्चों को दे सकूं। जो गरीब आदमी इस सड़क पे चल रहा है वो भी सोचता कि यार मैं कहाँ फंस गया, किधर, इससे तो मैं दुबई जाऊं, मर खप के काम करूं, सऊदी अरब चला जाऊं, वहाँ जाके काम करूं, 4 पैसे जोड़ूं, 4 पैसे जमा करूं, मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। जिसको वो ज़िंदगी बेहतर कहता है, वो ज़िंदगी बेहतर क्या होती है कि उसके पास चंद रुपए आ जाते हैं, ख़ुद अपनी ज़िंदगी वो जिस तरह बेचारा जो गरीब आदमी है मर के काट के जीता है। मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो गरीब बेचारे मेहनत करते हैं, वो कहते हैं फैसल साहब कभी हमारे हालात पे भी बात करें। हमारे हाल पे कोई भी बात नहीं करता। मुझे समझ नहीं आता इस मामले को किधर से हाथ लगाओ। एक वीडियो सऊदी अरब से हमें मिली है, उसको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। जाइए कहीं नहीं, हमारे साथ रहिएगा, इस बात को कंक्लूड करना है। एक वक्फा ले लीजिए। वो गरीब आदमी जो कहता है मैं किस न किस अपनी ज़िंदगी बेहतर कर लूँ, पाकिस्तान से बाहर चल जाऊँ। देखिए सऊदी अरब से कुछ लोगों ने अपना अहवाल भेजा, वो किस हाल में, देखिए ज़रा। जनाब सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा से गुजारिश है कि हम सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में यहाँ हम 1.5-2 साल से फंसे हुए हैं। हमारे पास ना अकामा है, ना हमारे पास मेडिकल है, ना कोई इलाज है। लोग यहाँ बीमार पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने पहले भी रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान से, गुजारिश है कि कोई भी है हमारी मदद करने के लिए। वहाँ पर वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा से के 150-200 आदमी यहाँ मक्का मुकरमा में फंसे हुए हैं। कोई पूछने वाली अदालत नहीं पूछ रहे, महकमे नहीं पूछ रहे, ना सफारा पूछ रहा है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि कोई है हमारी मदद करने वाला, बराए मेहरबानी यही गुजारिश है। जो गरीब बेचारा इन हालात से भागता है वो इस आलम में होता है। जो अमीर मिडिल क्लास का बच्चा जाता है वो अपने घर वालों से दूर होता है, भटकता है, वो खुश नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जाता है। एक तो बाहर की ज़िंदगी का ग्लैमर है, उस ग्लैमर को छोड़ दीजिए, लेकिन एक बुनियादी फंडामेंटल राइट, नवाज शरीफ साहब ने अर्जी डाली है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई मेरे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो हैं उनकी वजह से वो पामाल हो रहे हैं, तो मेरी अर्जी जल्दी सुनी जाए, मेरी बेल की या जो मेरी सज़ा है उसको ख़त्म करने की। पूरी जनरेशन्स इन लोगों ने पिछले 50 साल में कई नस्लें पाकिस्तान की बर्बाद कर दी, उनका फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स छीन के। फंडामेंटल ह्यूमन राइट क्या है? करोड़ों लोग पाकिस्तान में साइकिल चलाते हैं, लेकिन आपने गौर फरमाया होगा कहीं भी साइकिल चलाने के लिए कोई लेन नहीं है। करोड़ों लोग पैदल चलते हैं। पाकिस्तान में मैं किसी ऐसी जगह को नहीं जानता जहाँ पे आप खैर से एक सीधी लाइन में पैदल चल सकें बगैर किसी खड्डे गटर मिट्टी में घुसे हुए। बड़े से बड़े शहर कराची, लाहौर, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ आप आराम से पैदल, दुनिया भर में आप जाते हैं लोग पैदल चलना शुरू कर देते हैं, मीलों मील लोग पैदल चलते हैं, कोई एंड नहीं जितना आप पैदल वहाँ चलते हैं। आपको साइकिल चलाने की जगह होती है, साइकिल लेन्स होती हैं, आपको साफ सड़कें मिल जाती हैं। तो जब इंसान, वो जो हमने वीडियो दिखाई उसकी साइड में अगर वो चला दें ताकि उसके विजुअल्स दिख जाएं, गटर बह रहे हैं, रोडें टूटी हुई हैं, गाड़ियाँ धक्के खा रही हैं, एक फंडामेंटल फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन है हर शख्स के अंदर, उसका दिल टूटा हुआ है। वो घर से निकलता है, कराची में आजकल सुना है मलबा ही मलबा पड़ा है चारों तरफ, कचरा है, कचरा जल रहा है, आग लग रही है। वो बच्चा जो अपनी जान से गया, मुझे नहीं पता उसके वाक़यात क्या हैं एग्जैक्टली, लेकिन मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कराची में बहुत से बच्चे हैं जो बेचारे कचरे में से सामान उठाते हैं, वो बेचते हैं, अपनी रोज़ी चलाते हैं। वो बच्चा शायद, मुझे हकीकत नहीं पता, मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ कि शायद वो बच्चा जो है उसने जाके वहाँ से लोहा निकालने की कोशिश की उस मलबे में से, जिसको बेच के वो एक वक्त की रोटी खा लेता है शायद। ये वो लीडर हैं जो ये कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पे एहसान किया। 50 साल में जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स थे हमारी सोसाइटी के, वो उन्होंने छीन लिए। और फंडामेंटल राइट्स ये हैं, एक इज़्ज़तदार तरीके की ज़िंदगी जो हम जी सकें, एक मुनासिब ज़िंदगी जीना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। साफ़ सड़कें हमारा फंडामेंटल राइट, स्कूल्स हमारे फंडामेंटल राइट है, हमारी हेल्थ केयर फंडामेंटल। आप अस्पतालों में जाएं, अल्लाह की पनाह, पूरे पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है एक आम आदमी का एक बुनियादी मुनासिब ज़िंदगी जीतना। ये वजह है कि पूरे पाकिस्तान में माजी में
आम पाकिस्तानी जो है अपने लीडरों से नफ़रत कर रहा है, बद्दुआएं देता है, लेकिन बदनसीबी ये है और उसकी शायद मजबूरी भी ये है कि फिर वो उसको वोट डालता है, फिर उसी वोट में फंसता है, फिर वही लीडर आता है, उस पर एहसान करता है। मुशाहिदुल्लाह साहब फरमाते हैं कि भाई सिरात मुस्तकीम पे चला रहे थे नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान को, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया। ये कैसा मजाक है साहब। लेकिन फिर सबका हल क्या है? कहाँ से आएगी ये फंडामेंटल राइट्स? मेरी एक ख्वाहिश है, कुछ रोज़ पहले मैंने PIA के बारे में ख्वाहिश का इजहार किया था, आज मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम पे भी ख्वाहिश का इजहार करूँ। पाकिस्तान में सियासत एक कारोबार है। ये तमाम लोग, पहले तमाम नहीं कहता, 85% लोग, एक मोहतात अंदाज़ा, वो हैं जो कि सियासत को कारोबार की तरह करते हैं। जद्दी पुश्ती उनका कारोबार है, ख़ानदानी पेशा है, क्योंकि वो उससे पावर हासिल करते हैं, उस पावर के बदले में वो पैसे बनाते हैं। इन्फ्लुएंस है, अगर वो डायरेक्ट कैश भी ना कमा रहे हो तो इन्फ्लुएंस को वो कैश करते हैं। बहुत से मिनिस्टर्स, कुछ दिनों पहले एक खसूसी मिनिस्टर शिकायत कर रहे थे कि भाई ये मिनिस्ट्री मुझे मिली हुई है, ये तो बेकार सी है, मेरा तो इसमें ताल्लुक भी नहीं है। तो भाई आपको मिनिस्टर बनने का शौक़ क्यों? एक मिनिस्टर का आज इस्तीफ़ा मंजूर हुआ है, वो मतलब अदालत ने धमकी दी तो उनका इस्तीफ़ा है, वरना मिनिस्ट्री छोड़ने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ये असेंबलियों में आते ही मिनिस्टर बनने के लिए, कमेटियों पर बैठने के लिए, वो टैके के लिए आते हैं, और आते साथ वो बंदूकें और प्रोटोकॉल और VIP ये सब शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सियासत धंधा है। ये जो कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम की खिदमत के लिए आते हैं, ये सरासर झूठ है। अगर इतने बरसों में इन्होंने ज़रा भी खिदमत की होती तो पाकिस्तान का ये आलम ना होता कि जिस पे हम बैठ के रात के 12 बजे ये फजूल गुफ्तगू कर रहा हूँ। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है, पाकिस्तानी की आस तोड़ दी है। दुनिया भर में पाकिस्तानी भटक रहा है। इलाज क्या है? इलाज मेरी ज़ाती राय और बड़ी पुरानी एक ख्वाहिश है, वो ये कि 22 करोड़ या जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, 22 करोड़, 23 करोड़, 20 करोड़, वो सब के सब मिल के अपने अपने सूबों के गवर्नर चुने, अपने अपने शहरों के मेयर चुने और अपने मुल्क का लीडर चुने। ये जो पार्लिमानी निज़ाम है जिसकी वजह से सियासत कारोबार बनी है, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि अब इसको पाकिस्तान से ख़त्म कर देना चाहिए। सब चीफ़ एग्जीक्यूटिव, चाहे उसको सदर कहें, चाहे प्राइम मिनिस्टर कहें, चाहे कुछ भी कहें साहब आप, उसको चुना जाए, वो असेंबली में से अपनी कैबिनेट ना बनाए। अभी इसकी मजबूरी है, आईन में लिखा हुआ है कि भाई इतने मिनिस्टर जो हैं वो आप बाहर से ले सकते हैं, लेकिन बाकी तमाम मिनिस्टर जो हैं आपके असेंबली से आएंगे। असेंबली या कानून साज असेंबली है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि वो जाए और जाके कानून बनाए। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए। टेक्नोक्रेट का मतलब ये है, अगर आपको एक हेल्थ मिनिस्टर चाहिए तो उसका वो डॉक्टर होने से कुछ भी नहीं होता, वो एक ऐसी शख्सियत हो जिसका तजर्बा हो हेल्थ केयर मैनेजमेंट का, चाहे वो एक MBA की डिग्री रखता हो, चाहे वो इंजीनियर हो, लेकिन उसके पास कोई तजर्बा हो, क्वालिफिकेशन हो, उसका कोई मतलब तजर्बा हो, उसका एक्सपीरियंस हो, जिससे उसको पता हो कि यार मैंने हेल्थ केयर पाकिस्तान की कैसे सही करनी है। कोई डिफेंस मिनिस्टर बने तो उसका तजर्बा हो डिफेंस मिनिस्ट्री का। इन फॉरेन मिनिस्टर जो है उसका तजर्बा हो फॉरेन रिलेशंस का, वो क्यों डिग्री शिग्री हो फॉरेन रिलेशंस की, वो कहीं का, मतलब मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहता, वो मतलब वो ऐसे ही ना हो शख्स। तो मेरी गुजारिश ये है, पूरी अवाम 22-23 करोड़ अपना लीडर चुने, उसको सदारती निज़ाम कहिए, जो भी कहिए, वो अपनी काबीना पढ़े लिखे समझदार लोगों में से बनाए। ये इलेक्टेबल्स का ड्रामा ख़त्म, ये धंधा कारोबार ख़त्म। असेंबली और सेनेट का काम सिर्फ और सिर्फ कानून साजी हो। सेनेट का एक और काम हो, जो अपर हाउस है, सेनेट का एक और काम है वो ये कि वो तमाम मामलात पे नज़र रखे, जिसे वॉच डॉग कहते हैं। यानी सेनेट की कमिटीज़ हो, ये वाली कमेटी नहीं जो सेनेट की कमेटी है जो कह रही है कि जाली डिग्री के पायलटों को निकाल दिया, ज़्यादती किया, ये फ्रॉड वाला काम नहीं, लेकिन कमिटीज़ हो जो हर चीज़ पे नज़र रखें, अदलिया को वो मेहनत ना करनी पड़े, जो शुक्र खुदा का
हमारे चीफ जस्टिस ने किया। स्कूल की फ़ीस का मामला है, सेनेट की कमेटी उसको डील करे। अगर आवाम की कोई शिकायत है, सेनेट की कमेटी उसको डील करे। और कोई करप्शन का मामला है, कोई एलिगेशन है, कुछ सेनेट की कमेटीज़ हों जो इसको, और आखिरी सेनेट की ये जो कमेटीज़ हैं इनकी जितनी प्रोसीडिंग्स हों एक टीवी चैनल खसूसी तौर पे डेडिकेट किया जाए जिसके ऊपर ये हर वक्त ये प्रोसीडिंग्स पब्लिकली दिखाई जाएं ताकि अवाम देखे कि उनके चुने हुए नुमाइंदे कानून साजी में क्या काम कर रहे हैं। ये दिन भर जो असेंबलियों में सेनेट में जाते हैं ये करते क्या हैं, सेशन की एक एक डिटेल उनके पास हो। ये असेंबली के फ्लोर की जो बहस और ये जो बदतमीजियाँ एक दूसरे पे फिक्र, इसमें नहीं, इनका जो काम है, ये जो कमेटियाँ काम कर रही हैं उनकी प्रोसीडिंग्स कौम देखना चाहती है। जो कानून साजी हो रही है वो कौम को दिखाई जाए, वो दिखाते नहीं। ये अपनी जो एक दूसरे के ऊपर फिक्रेबाजियाँ उसमें दिखा के कौम को इसमें फंसा रखा है। इसके ऊपर बस अब कैद होनी चाहिए, ये और नहीं होना चाहिए। ये मेरी आजाना गुजारिश है और कोशिश के आने वाले दिनों में मैं ये याद दहानी कराता रहूँगा। ये कैसे होगी मुझे नहीं पता, आईनी तरमीम मुझे नहीं पता। ये फैसल कुरैशी की एक ज़ाती ख्वाहिश है कि हर शख्स अपने इलाके का MNA MP ना चुने, वो अपने सूबे का गवर्नर चुने, अपने शहर का मेयर चुने और चीफ एग्जीक्यूटिव फेडरेशन का मैं डायरेक्ट वोट उसको दूं और जो ज़्यादा वोट लेके आए वो जीते। और एक इंडिपेंडेंट शख्स भी खड़ा हो सके, पार्टी के साथ आए जो आए, लेकिन हर पाकिस्तानी अपने लीडर को डायरेक्ट वोट डाले। ये इलेक्टेबल्स का धंधा बस ख़त्म। इंशाल्लाह पीर को फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिएगा। अदा बस।